अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को समझ आएगा। जी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है होम्योस्टेटिस का। अब हम लोग इसमें आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि होम्योस्टेटिस क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स के बारे में और उसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो इस चैप्टर में टोटल हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे उनमें हम लोग तो सबसे पहले होम्योस्टेटिस की जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कि वो होम्योस्टेटिस होता है क्या। देन हम लोग होम्योस्टेटिस देखेंगे कि प्लांट्स में क्या होती है और होम्योस्टेटिस ह्यूमंस में क्या होती है। फिर हम लोग यूरिनरी सिस्टम देखेंगे ह्यूमंस का और डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी देखेंगे। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है और बाज़ों का तो होम्योस्टेटिस में से ही आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ये क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को ना इसमें से ज़रूर आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमडी कैट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को इधर से भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं जब आप लोग आगे कोई टेस्ट देते हो। और उसके अलावा आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों ने हर चीज़ को आप लोगों ने डिसेंट वे में समझना है और एक्टिव होकर समझना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है ये जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेटिस की डेफिनेशन से कि बेसिकली हमारे पास होम्योस्टेटिस है क्या। हम लोग बार बार इसका नाम तो ले रहे हैं, बेसिकली ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। जी तो मैंने आप लोगों के सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है। बाकी अगर आप लोगों के बुक पे जो भी डेफिनेशन हो तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिक चीज़ आप लोगों को इसका कंसेप्ट देना कि बेसिकली होम्योस्टेटिस है क्या। जी तो होम्योस्टेटिस हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी। मतलब कि क्या मेंटेन करना इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी। मतलब कि बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं उसको मेंटेन करना एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, उसको बैलेंस कर देना कि इक्विलिब्रियम लेवल पे। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, अब जब कोई भी चीज़ है, हम कोई भी रिएक्शन दे लें, अगर हम उसको कहेंगे इसको हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे प्रूव करवाना है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों ने उसको जो है दोनों साइडों पे उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है ना। अगर अगर हम एक चीज़ को बैलेंस कर देते हैं हम कह देते हैं कि ये चीज़ जो सी है वो इक्विलिब्रियम में है। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम का पढ़ाई होगा। अब क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद, के बावजूद। दे चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एन मिसिंग है। आपको ये डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। पंजाब वालों के बुक पे ये डिफरेंट डेफिनेशन है, के के वालों के नहीं है। तो वो या सरगोदा बोर्ड या किसी भी बोर्ड के बुक पे अगर कुछ डिफरेंट लिखी हुई है डेफिनेशन तो वो कर सकते हैं। अब बेसिकली इस डेफिनेशन का क्या मकसद है कि कहते हैं कि जो होम्योस्टेटिस है क्या है कि होम्योस्टेटिस हमारे जो जिस्म के इंटरनल कंडीशंस होती हैं उसको इक्विलिब्रियम में रखता है। इसके बावजूद के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्दी आती है, गर्मी आती है। ठीक है, मतलब कि उस मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने के बावजूद भी वो जो बॉडी है हमारी उसकी जो इंटरनल कंडीशंस है उसको मेंटेन रखता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। उनको कम या ज्यादा नहीं होने देता, उनको क्या रखता है, बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है। होम्यो दोबारा से बता रही हूँ और दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या होता है। आप लोगों ने सिंपल याद, आप लोगों को कुछ कहते हैं कि हाँ हम कोई पूछ ले कि होम्योस्टेटिस क्या है तो आप लोगों ने बताना है कि
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने के बावजूद हमारे बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती है उसको जो मेंटेन करता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होम्योस्टेटिस है। वो हमारे पास क्या है, होम्योस्टेटिस है। हम अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास बहुत सारे आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सर्दी गर्मी, जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज होता है हमारा, ठीक है, डस्ट एयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आती है जो हमारे एक्सटर्नल बाहर के तौर पे हो रही होती है। तो होम्योस्टेटिस बेसिकली क्या करता है, होम्योस्टेटिस जोन से हमारे इंटरनल बॉडी को जो है वो मेंटेन रखता है, इक्विलिब्रियम पे रखता है, इसके बावजूद भी कि जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा हो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ के बावजूद भी, इनके साथ साथ भी कह सकते कि इंटरनल, मतलब कि अगर सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताऊं कि इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंज होने के बावजूद बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उसको जो चीज़ मेंटेन करती है, इक्विलिब्रियम पे रखती है, वो क्या है, हमारे पास होम्योस्टेटिस है। जो हमारे बॉडी के जो इंटरनल कंडीशंस होती है जो उसको मेंटेन करती है वो क्या है, बेसिकली हमारे पास होम्योस्टेटिस है। होम्योस्टेटिस इज डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि इन्वायरमेंट, बेशक बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके चेंज के बावजूद भी हमारे जो बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे जो इंटरनल बॉडी होती है उसको वो क्या करती है, वो सेम रखती है, बैलेंस रखती है, इक्विलिब्रियम पे रखती है। मतलब कि उसको एक मेंटेन करके रखती है। एक चीज जैसे हम कहते हैं कि हमारे कपड़ों की जो अलमारी है उसमें हम लोग अगर अपने कपड़े जो तरतीब से रख दें तो वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये चीज मेंटेन करके रखी हुई है, अपने कपड़े इसने मेंटेन करके रखे हुए हैं। अगर हम लोगों ने जाना, अगर हमने प्रेस करके कपड़े हैंग कर देते तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसने जी हम मेंटेन करके रखा हुआ है खुद को, ठीक है। तो इसी तरह जो होम्योस्टेटिस है वो भी हमारी इंटरनल कंडीशंस को इसी तरह, जो हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस होती है इसी तरह मेंटेन करके रखता है। इसके बावजूद भी कि हमारी जो इन्वायरमेंट की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। इस चीज़ को वो उसके चेंज होने के बावजूद, उसके तब्दील होने के बावजूद भी वो हमारे जो बॉडी के इंटरनल कंडीशंस होती हैं उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। होम्योस्टेटिस ये होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई हो। अगर आप लोगों को डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट हम लोग इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ सकती है। तो मैं एग्जाम्पल लिखूँगी यहाँ पे जी। तो पहले एग्जाम्पल मैंने ये लिखी है कि जो कोर टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है, मीन 37 डिग्री सेल्सियस। कि जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है, डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। कि जो हमारे इर्द गिर्द जो हवा का टेम्परेचर होता है उसके उतार चढ़ाव के बावजूद भी हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है होम्योस्टेटिस। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है होम्योस्टेटिस। फिर बता रही हूँ कि देखिए कि जो कोर टेम्परेचर होता है, हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जो बाहर एयर के टेम्परेचर में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, ठीक है। सराउंडिंग एयर जो टेम्परेचर उसके उतार चढ़ाव के बावजूद फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है। तो उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और इसको मेंटेन कौन करता है, होम्योस्टेटिस। ये क्यों 37 डिग्री सेल्सियस क्यों रहता है, क्यों ये एयर टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता, क्योंकि ये होम्योस्टेटिस जोन सा हो रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है, इसको मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक इसके एग्जाम्पल आ गई। अब हम लोग इसके दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या आता है। उसके अलावा हम फिर और भी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे।
जी, तो हमारी जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या है, सेकंड एग्जांपल में कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है हमारी बॉडी में वो 1 ग्राम पर लीटर रहता है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस तरह की छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो सबको वैसे पता होता है कि 37 होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरी बात आप लोगों ने देखनी है कि हमारे पास जो ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है वो कितना होता है 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने छोटी छोटी याद रखनी है। एमसीक्यूज में भी आप लोगों को पूछी जा सकती हैं, आगे जाके आप लोगों को एंट्री टेस्ट में भी पूछी जा सकती हैं। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो कहते हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना रहता है, अबाउट 1 ग्राम पर लीटर, डिस्पाइट ईटिंग मच मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। कहते हैं कि इसके बावजूद भी कि आप लोग जितना मर्जी खाना खा लो, जितना मर्जी आप लोग मील खा लो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो। कहते हैं कि अगर आप लोग इस ऐसा खाना भी खा लेते हो, उसके खाने के बावजूद भी आप लोगों के जो बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना वो क्या रहता है, रिमेन 1 ग्राम पर लीटर। किसकी वजह से रहता है, होम्योस्टेसिस की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट मैंने ये उन्होंने एक आप लोगों को 2 कंडीशन दी हैं, एक मैंने लिख दी है तो एक की जगह नहीं थी, तो फिर मैंने कहा कि इसको रिमूव करके ना फिर वो लिख देंगे। तो उन्होंने इसमें क्या कहा है कि जो बॉडी सेल्स होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको इंटरनल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज मच, मतलब कि जिसमें कंडीशन जो सी हैं वो ज़्यादा चेंज ना होती हो, उसको ऐसे इंटरनल इन्वायरमेंट की बॉडी सेल्स होता है उसको ऐसे इंटरनल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब कि जो अंदरूनी माहौल होता है उसको ऐसा चाहिए होता है जिसमें कंडीशन जो सी है वो ज़्यादा चेंज ना हो, थोड़ी बहुत हो सकती हैं लेकिन उसमें कंडीशन जो सी हैं वो हमारे पास ज़्यादा चेंज ना हो। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो मैं यहाँ पे डिक्टेट कर देती हूँ। अच्छा, तो दूसरी उसने एक ये बात उसने यहाँ पे लिखी है कि जो स्टेबल इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो एंजाइम को फंक्शनिंग करने के लिए, एफिशिएंट उनको मतलब कि वर्किंग करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी वर्किंग करने के लिए, उसको अच्छा फंक्शन करने के लिए उसको स्टेबल इंटरनल कंडीशंस की ज़रूरत होती है कि जो इंटरनल कंडीशंस है वो भी उसके लिए क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग उसको बैलेंस भी कह सकते हो। तो उसने क्या कहा है कि स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि जो स्टेबल इंटरनल कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किस लिए ज़रूरी होती हैं, एंजाइम के एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, मतलब कि जो एंजाइम का फंक्शंस होते हैं, जो एंजाइम जैसे हमारे बॉडी में आप लोगों ने एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, तो अगर आप लोगों को याद हो तो एंजाइम्स कितने ज़्यादा फंक्शन जो है वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और इसके अलावा भी उसको बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनली फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है एंजाइम जो है। ठीक है, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को तेज़ कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा भी उसके बहुत ज़्यादा जो है वो फंक्शंस होते हैं। तो आप लोगों ने ये इसमें लास्ट जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, 9th क्लास में एक पूरा चैप्टर था एंजाइम्स के ऊपर, तो आपने उधर यकीनन पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा या नहीं देखा तो आप लोग उधर से जाकर देखें कि एंजाइम्स के यूजेस क्या होते हैं। तो देखें, कहते हैं कि जो स्टेबल इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एंजाइम की वो एफिशिएंट फंक्शन, एफिशिएंट क्या, तो बहुत अच्छा फंक्शन करने के लिए एंजाइम के क्या किस की ज़रूरत होती है, स्टेबल इंटरनल कंडीशंस की। अब जाहिर बात है, जैसे हम कहते हैं कि हमें अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए अच्छा पढ़ने की ज़रूरत होती है, इसी तरह एंजाइम को अच्छा काम करने के लिए, अच्छा फंक्शन करने के लिए स्टेबल इंटरनल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे हमें पढ़ने के लिए बुक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेने के लिए बुक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छी ट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जो है हाई एंजाइम्स को भी स्टेबल इंटरनल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं और वो डेफिनेशंस हैं।
ठीक है। इनमें डेफिनेशन भी आएंगे और वो डेफिनेशन अक्सर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। लास्ट जब मैंने चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को करवाया था तो मैंने आप लोगों को इतनी डिटेलिंग से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं अंदर बताए थे, लेकिन मैं अब आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, आप लोगों से डिफाइन भी पूछ सकते हैं और आप लोगों से ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जी एंजाइम को फंक्शन करने के लिए मतलब कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसको स्टेबल इंटरनल कंडीशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि होम्योस्टेसिस को जो है वो प्रॉपर वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को कंडीशन बताई थी उसमें के बॉडी सेल्स को इंटरनल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें कंडीशन ज़्यादा चेंज ना हो, और दूसरी उनको उसको चीज़ चाहिए होती है स्टेबल इंटरनल कंडीशंस की, जो कि हमारे जिससे हमारे जो एंजाइम है वो अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छा फंक्शंस कर सके। ठीक है, ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आप लोगों से डेफिनेशन पूछ सकते हैं डिफाइन होम्योस्टेसिस, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है विद एग्जांपल, और आप लोगों ने फिर ये इनमें से कोई भी जो मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल्स दी हैं तो उन दोनों एग्जांपल्स में से आप लोग कोई भी एग्जांपल जो सी है वो एक भी लिख सकते हो, और अगर आप लोगों को दो याद आ रही हैं दो भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को उसके अलावा कोई याद आ रही है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग इसकी कुछ जो अदर एग्जांपल्स हैं वो करते हैं जी। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा थर्मो रेगुलेशन, सॉरी ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑस्मो रेगुलेशन, तो हम देख लेते हैं जी ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पे की बात कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे हाईलाइट कर लेती क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पूरा नहीं आ रहा था, मैंने कुछ चीज़ें ऊपर लिखी थी। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर लेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ये तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड। इस ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के फ्लूइड होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड होता है, टिश्यू में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, पानी नुमा जो मटेरियल होता है, यहाँ पे लिक्विड टाइप जो मटेरियल होता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जो पानी नुमा जो मटेरियल होता है, जैसे कि हमारा ब्लड होता है, हमारे टिश्यू फ्लूइड होते हैं, तो उसमें ये हमारे पास वाटर की अमाउंट को और सॉल्ट्स के अमाउंट को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब सॉल्ट्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मतलब बहुत ज़्यादा किस्म के जो है ना वो हमारी बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं। अब देखिए जो फॉर एग्जाम्पल नमक है, तो नमक NaCl है, NaCl क्या एक सॉल्ट है, तो वो हम ले रहे होते हैं क्योंकि हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब देखो अब इसने क्या कहा है डेफिनेशन में, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। कहते हैं कि ये क्या करता है, मेंटेन करता है अमाउंट ऑफ वाटर को, वाटर के अमाउंट को, और साल्ट्स को इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड में। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी कि हमारी बॉडी में जो वाटर और हमारी बॉडी फ्लूइड में जो वाटर और साल्ट को मेंटेन करता है, उसकी जो अमाउंट को मेंटेन करता है, वो हमारे पास क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है। अब कहते हैं कि अब हमें पता है वो नाउ दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड सेल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कहते हैं कि हमें पता है कि जो हमारे पास रिलेटिव अमाउंट होती है वाटर की और सॉल्ट की बॉडी फ्लूइड में, जो रिलेटिव एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है, कहते हैं कि जो रिलेटिव अमाउंट होती है पानी की और साल्ट की बॉडी के फ्लूइड में, और जो सेल्स के इन मतलब साइडों पे होती है, वो क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। यहाँ जी कंट्रोल कर रही होती है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को। आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो 9th क्लास में पढ़ा है, उधर से जाके आप लोग उसकी डेफिनेशन देखिएगा कि क्या होती है डिफ्यूजन। विच इज़ एसेंशियल, जो कि ज़रूरी होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल, जो कि सेल के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ इसी पैराग्राफ को, वही नाउ दैट वाले को। ठीक है, इस पैराग्राफ को कहते हैं कि जो रिलेटिव अमाउंट होती है, जो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है, जो पानी की और सॉल्ट की बॉडी के फ्लूइड के अंदर जो मिकदार होती है, और जो हमारे सेल्स के
अंदर वाली साइड पे जो मतलब कि सॉल्ट और वाटर की जो मिकदार होती है, एक तो बॉडी फ्लूइड्स में, दूसरा किसमें, इनसाइड सेल्स में। ठीक है, एक तो है बॉडी फ्लूइड्स में, दूसरा क्या है, इनसाइड सेल्स में। कि क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को, प्रोसेस को। और वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन किस लिए ज़रूरी है, ताकि हमारे जो सेल की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो सके। किसके लिए ज़रूरी होता है, असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल। ठीक है, सेल की फंक्शनिंग के लिए वो चीज़ क्या होती है, ज़रूरी होती है। ये हमारे पास थी ऑस्मो रेगुलेशन, जो हमारे बॉडी फ्लूइड में वाटर और सॉल्ट के अमाउंट को क्या करती है, मेंटेन करती है। और जो है रिलेटिव अमाउंट, मतलब कि वो वाटर और सॉल्ट के अमाउंट को हमारी बॉडी फ्लूइड में और हमारे सेल्स के अंदर जो है वो क्या करती है, बैलेंस करती है, कंट्रोल करती है। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को, जो सॉल्ट्स और वाटर्स होते हैं ना बेसिकली, जो उनकी अमाउंट होती है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। जिसकी वजह जो, और अगर आपसे पूछ लें कि जी हाँ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्यों ज़रूरी होती है ऑस्मो रेगुलेशन में, ये हमारे बॉडी फ्लूइड में और यहाँ इनसाइड द सेल क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमारे फंक्शनिंग ऑफ सेल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारे सेल्स के फंक्शन करवाने के लिए ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये थे हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। देन हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये अब अक्सर डेफिनेशंस जो से इनकी पेपर्स में आ जाती हैं। जी, तो ये आप लोगों के सामने मैंने लिखी है डेफिनेशन थर्मो रेगुलेशन की। इसके थर्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या होता है, क्योंकि जो हमारे इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो हमारे पास क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है। जी, तो जो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास थर्मो रेगुलेशन होता है। हम कहते हैं जो थर्मो रेगुलेशन, अब कहते हैं कि जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में वर्क कर रहे होते हैं, वो कब वर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम कर रहे हों, अपने मखसूस एक टेम्परेचर पे काम कर रहे हों, जिसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहते हैं। मैंने इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर को यहाँ पे कोड वर्ड में लिख दिया, वैसे ये ऑप्टिमम के स्पेलिंग ये आएंगे अगर किसी ने लिखना हो तो। और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में भी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम। अब अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो मैक्सिमम रेट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब कि अगर एक एंजाइम जोन सा है वो वर्क करता है मैक्सिमम रेट पे एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब कि हर एंजाइम जोन सा है वो मैक्सिमम रेट, मतलब कि हाई बहुत स्पीड से काम करता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कह देते हैं और उस टेम्परेचर को हम लोग पार्टिकुलर टेम्परेचर भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो मतलब एंजाइम जो से होते हैं हमारी बॉडी में, वो कब बेस्ट वर्क करते हैं, कब जो काम है वो बहुत अच्छा करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर में कोई भी चेंज आ जाए तो वो हमारी जो एंजाइम की फंक्शनिंग है उसको भी क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, उसको भी अफेक्ट कर सकती है, उसको भी वो क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। कोई भी चेंज, कोई हल्का सा चेंज भी, जिसको कहते हैं ना लाइट सा चेंज भी, कहते हैं क्योंकि जो लाइट सा चेंज भी हमारी जो फंक्शनिंग है एंजाइम को उसको क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। एंजाइम जो से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हम आप लोगों को कॉमन अपने एग्जांपल्स दूँ, तो अगर हम लोग कहेंगे जैसे हमारा स्कूल टाइमिंग है, तो स्कूल टाइमिंग हमारी 8 बजे है। ठीक है, वो हमारी क्या है कि पर्टिकुलर टाइमिंग है कि हम लोगों ने इस टाइम पे स्कूल जाना ही जाना है। अगर हम लोग 8 बजे की बजाय 8:30 जाते हैं या 9 बजे जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। हम थोड़ा बहुत चेंज हुआ टाइम में तो हमारे जो है मतलब जो स्कूल टाइमिंग है, मतलब कि हमारे क्लास मिस हो जाती है या हमारी जो है हमें पनिशमेंट मिल जाती है। तो उससे क्या हुआ, देखो थोड़ा सा चेंज हुआ टाइम, हमने थोड़ा सा टाइम चेंज किया, थोड़ा सा लेट हुए, थोड़े से लेट होने की वजह से हमारा जो है टाइम डिस्टर्ब हो गया। और टाइम डिस्टर्ब होने से हमें क्या नुकसान उसका पहुंचा,
कि या तो फिर हम अगर हमारे लेक्चर 8 बजे तो हमारा लेक्चर मिस हो जाएगा, या फिर हमारे जो है हमें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, 2 सूरतें हो सकती हैं ना। अगर आप लोगों को स्कूल 8 बजे अगर लेक्चर स्टार्ट होता है तो अगर आप लोग 8:30 पहुँच रहे, सारी बात है, आधा घंटा तो आप लोगों ने ज़ाया कर दिया, या आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस जो है वो जो स्कूल्स में लगती है, अगर आप लोगों ने अटेंडेंस अपनी मिस कर दी तो आप लोगों का ये नुकसान हुआ ना। तो ज़रा सा भी चेंज जौन सा होता है अगर आप लोगों की टाइमिंग में, वो आप लोगों को क्या कर देते हैं, आपका जो रूटीन है उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। इसी तरह जो है एंजाइम भी एक पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब बॉडी के अंदर कोई भी मतलब टेम्परेचर के अंदर, बॉडी की टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज आता है तो जो है एंजाइम है उसके फंक्शनिंग पर भी इफेक्ट करता है वो। ठीक है, उसके फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट उसका होता है। जैसे कि हम बुखार वगैरह हमें हो जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। 37 हमारा नॉर्मल होता है तो हमें 103 हम फ़ारेनहाइट तक हमारा जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। ठीक है ना, हम कहते हैं इसको 101 बुखार हो गया, इसको 102 बुखार हो गया, 103 हो गया, 100 हो गया। तो इस तरह जब आप लोगों की बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो आप लोगों की जो एंजाइम की फंक्शनिंग है वो भी चेंज हो सकती है। तो अगली बात हम लोग लास्ट इसकी कर लेंगे जो कि है एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन अब क्या होता है हमारे पास जी, तो एक्सक्रीशन हमारे पास क्या है। एक्सक्रीशन जो है वो प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी क्या था, बेसिकली वो भी एक तरह के प्रोसेस थे जिनको उन्होंने एग्जांपल्स का नाम दे दिया कि होम्योस्टेसिस किस तरह प्रोसेस करके किस तरह वो काम करती है। तो वो सारा कुछ क्या आ जाता है, उसके प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो कहते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड। कहते हैं कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से। एलिमिनेट हो जाना मतलब कि बॉडी से निकल जाना। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे मतलब वेस्ट होते हैं, ऐसे खतरनाक जो केमिकल्स होते हैं जो कि जब हमारे बॉडी जो है वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस परफॉर्म करती है तब वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारी जो है एक्सक्रीशन है जो वो हमारी बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो खतरनाक मादे होते हैं, इस तरह के वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको क्या कर देती है, वो एलिमिनेट कर देती है, बाहर निकाल देती है फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी से क्या करने के लिए, टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। जो क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम पे वो क्या करती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको निकाल देती है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट में कौन कौन से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वाटर आता है, ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स आते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट में आती हैं। आप लोगों की बुक पे मेंशन तो नहीं है, मैं वैसे आप लोगों को एज अ नॉलेज बता रही हूँ। और आप लोगों की बुक पे ना साइड पे छोटा सा वो भी बना हुआ है ब्लू कलर का बॉक्स, उधर आप लोगों को मेटाबॉलिक वेस्ट का बताया हुआ है कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। ऐसे मटेरियल जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो ऐसे जो हार्मलेस हमारे पास मटेरियल होता है तो उसको क्या करती है, एक्सक्रीशन क्या करता है, उसको हमारी बॉडी से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है हमारी इंटरनल कंडीशन को इक्विलिब्रियम पर मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारे पास था एक्सक्रीशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर जो समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि होम्योस्टेसिस ह्यूमंस में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है। तो वो सारा हम लोग प्रोसेस जो है वो 1 बाय 1 जो वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करना है। आप लोग भी अपने फेसबुक अकाउंट में भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आप
आप लोग इसको शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी है तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग इसको कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। किसी भी मीडियम के थ्रू आप लोग ने जो है वीडियो एटलीस्ट एक तो आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे तो आप लोगों ने लाजमी शेयर करनी, चाहे व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, इंस्टा पे करें। आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो मस्ट करनी है। और अगर आप लोगों का कोई भी इससे रिलेटेड छोटा मोटा कुछ जैसा मर्जी भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने ये बात लाजमी मुझसे पूछ लेना है क्वेश्चन कमेंट में। और इसी दुआ के साथ हम लोग आज के लेक्चर का एंड करेंगे कि अल्लाह पाक हम सबको नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।